अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वहीब सुल्तान। अच्छा बच्चों, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ किए थे और आज हम जो है ना चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा है जी लेक्चर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ ट्रेन दैट स्पीड्स पास्ट another train moving in the same direction on an adjacent track, it appears that the other train is moving backward. Why? मतलब क्या कि अगर आप ऐसी ट्रेन के ऊपर बैठे हो जो कि स्पीडली मूव कर रही हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ऑन एन एडजेसेंट ट्रैक, ठीक है, आपके डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप लोग मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में एक और ट्रेन भी मूव कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है जी, आपकी ट्रेन से स्पीड कम है। तो आपको इस तरह अपीयर होता है कि जैसे कि वो ट्रेन बैकवर्ड मूव कर रही है। तो वो क्यों होती है जी? तो उसका आंसर है कि व्हेन वी आर राइडिंग ऑन अ ट्रेन दैट स्पीड्स पास्ट अनदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन on an adjacent track, it appears that the other train is moving backward due to different frame of reference। कि उन दोनों की फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो डिफरेंट होती है, इस वजह से आपको वो वाली जो ट्रेन कम स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में जा रही है वो आपको बैकवर्ड मूव करते हुए नज़र आती है। अब देखिए, मैंने आपको जब ये वाला चैप्टर शुरू करवाया था तो मैंने मोशन एंड रेस्ट के बारे में आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं जी, रिलेटिव्स होते हैं। रिलेटिवली मूवमेंट उनकी उस तरह शो होती है। अब देखें जी, आपकी जो ट्रेन है वो उसकी स्पीड क्या है जी, तेज़ है। तो इस वजह से आपको जो दूसरी ट्रेन होगी वो बैकवर्ड मूव करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि उसके रेफरेंस से आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या होगी जी, ज़्यादा फास्ट होगी। तो इसका रीज़न है कि जी ड्यू टू द डिफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल। कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में हो सकती है अगर कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जी, कांस्टेंट हो। तो उसका हमने रीज़न बताना है कि अगर हो सकती है तो उसके बारे में हमने कोई एग्जांपल बतानी है। तो इसका आंसर है जी, यस, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स डायरेक्शन इवन इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो सकती है कि चाहे कि एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। अब इसको जो है ना एग्जांपल से हम लोग शो करते हैं जी, इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें जी, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, अब हमने क्या किया जी, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड आपने विद द वेलोसिटी वी आई मूव करवाया है, ठीक है, जिसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी जी, कांस्टेंट होगी, जो कि जी के इक्वल होती है। एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम ज़ीरो, कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, ज़ीरो हो जाएगी। अब उसके बाद जी क्या होगा, जब जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा तो उसके बाद उसने डाउनवर्ड फॉल करना है, एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होगी। सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉल इज रिवर्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी व्हाइल एक्सेलरेशन इन द मोशन इज कांस्टेंट विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए जी, जैसे ही जब वो ऊपर मूव कर रही थी तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, लेकिन जैसे ही टॉप के ऊपर पहुंच गई, मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंची, फिर उसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली, लेकिन आपके पास जो एक्सेलरेशन थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। तो ये इसका रीज़न। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर पहुंचते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी, व्हेन वी आर स्टैंडिंग स्टिल ऑन द ग्राउंड हाउ लार्ज अ फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन यू। ठीक है, वाई डज नॉट द फोर्स मेक यू राइज अप इनटू द एयर। मतलब क्या कि जब आप किसी भी ग्राउंड के ऊपर खड़े हो तो आपके ऊपर ग्राउंड कितनी फोर्स एक्ट कराएगी, और अगर वो फोर्स एक्ट करा रही है तो क्यों आप जो है ना एयर में नहीं जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर अगर ग्राउंड फोर्स जो है ना अप्लाई कर रही है। तो उसका रीज़न है जी, व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड वी रिमेन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, कि आप जो है ना किसी भी सरफेस ऑफ ग्राउंड पे क्यों खड़े होते हो जी, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस की वजह से। ग्राउंड एक्सर्ट फोर्स ऑन अस इक्वल टू आवर बॉडी। देखिए जी, आपकी बॉडी का जो वेट है, ठीक है, उसको आप क्या ले लो जी, नेट फोर्स, ठीक है, जो कि ग्राउंड के ऊपर एक्ट कर रही है, और इन रिजल्ट आपके ऊपर ग्राउंड भी कोई रिएक्शन फोर्स एक्ट करवा रही है, ठीक है, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्या है जी, अपोजिट इन डायरेक्शन है।
तो आपके पास ये देखें जी, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है जी, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन फोर्स विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अब देखें जी, एज द रिएक्शन फोर्सेज कैंसिल द इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स सो वी रिमेन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड कैन नॉट राइज अप इन एयर। तो इसका था जी ये रीज़न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर throws a ball vertically up with certain velocity. He also throw another ball vertically down with the same speed, neglecting air resistance. Which ball will hit the ground with higher speed? अब जी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक बंदा जो है ना वो किसी हाइटेड टावर के ऊपर जो है ना खड़ा है, ठीक है, और एक बॉल को वो क्या कहता है जी, वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाता है और दूसरे को जो है ना डाउनवर्ड मूव करवा रहा है, ठीक है, थ्रो कर रहा है। अब जी वो हमने ये बताना है कि दोनों बॉल जो जब वो ज़मीन के ऊपर आके हिट करेंगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, कि कौन सी हायर स्पीड के साथ जो है ना ज़मीन को हिट करेगी। तो इसको जो है ना एक्सप्लेन करते हैं जी। इसका आंसर है जी, बोथ द बॉल्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ सेम स्पीड, कि दोनों जो बॉल्स हैं वो जो ग्राउंड को हिट करेंगी उनकी स्पीड क्या होगी जी, दोनों की सेम रहेगी। अब इसको हम दो केसेस से समझाते हैं जी। केस 1 क्या है जी, व्हेन अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कि जब आप बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करवाते हो। कंसिडर अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, ही हैज़ टू बॉल्स ए एंड बी। द मैन throws a ball A with a velocity of 10 meter per second upward. The ball continues its upward journey and at a point of maximum height, its velocity becomes zero. मतलब क्या है कि इस पॉइंट से जो है ना एक बंदे ने थ्रो किया बॉल वर्टिकली अपवर्ड, और एक ऐसा पॉइंट है आगे जिसके ऊपर बॉल जो है ना अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच गई है। अब उसके बाद क्या होगा जी, नाउ इट रीचेज इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इट्स वेलोसिटी इज अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए जैसे ही ये बॉल वर्टिकली अप जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब उस बॉल ने क्या करना है जी, डाउनवर्ड मूव करना है। लेकिन जब भी बॉल वो उस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी जहाँ से बंदे ने उसको वर्टिकली अबव द सरफेस जो है ना उसको मूव करवाया है, तो उस टाइम पे जो वो वाला पॉइंट होगा उस टाइम तक जो है ना उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा सेकेंड केस में, क्या कहते हैं जी, सेकेंड केस में क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, कि अब जो है ना इसी पॉइंट से जो है ना उस बंदे ने क्या किया है कि बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करवाया, थ्रो किया है। तो क्या होगा जी, नाउ ही थ्रोज द बॉल बी वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी वी आई, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। बोथ बॉल्स ए एंड बी हैव सेम वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, ये आपके पास कौन सा जी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से दोनों बॉलों को जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में लेके जाना, लेके गए थे हम लोग। ठीक है, तो वो क्या हुआ है जी कि इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या है जी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसी वेलोसिटी के साथ इस पॉइंट से जो है ना दोनों बॉल जो है ना ग्राउंड की तरफ आएंगी और दोनों हिट करेंगी ग्राउंड को विद द सेम वेलोसिटी बट एट डिफरेंट टाइम। अब टाइम क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये कुछ टाइम जो है ना थोड़ा सा वर्टिकली अबव मूव करने में लगाएगा और इस वजह से इसका टाइम में थोड़ा सा डिले आएगा, लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी जी, सेम होगी। अब जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द क्रिकेट कोच एक्सप्लेन्स दैट द follow through with the shot will make the ball travel a greater distance. Explain the reason in term of impulse momentum theorem. कि क्रिकेट जो कोच है वो एक्सप्लेन करता है कि बॉल यानी कि जो भी शॉट आप लगाओ तो उसके साथ थोड़ा सा अपने बैट को मूव करवाओ। ठीक है, तो वो क्या करेगा जी, वो बॉल को ट्रेवल करवाएगा ग्रेटर डिस्टेंस तक। ठीक है, तो हमने उसका रीज़न बताना है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। द क्रिकेट कोच एक्सप्लेन्स दैट द फॉलो थ्रू विद द shot will make the ball travel a greater distance because it increases the time due to which change in velocity increases. मतलब क्या कि वो फॉलो थ्रू से क्या होता है जी, फॉलो थ्रू से ये होता है कि उसका टाइम क्या हो जाता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट विद द बैट वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आपके पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है जी, अब देखिए इम्पल्स किसके इक्वल होता है जी, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो आपके पास एफ एवरेज डॉट डेल टी आ गया इज इक्वल टू आपके पास मोमेंटम किसके इक्वल होता है जी, एम डॉट डेल वी। ठीक है, तो अब देखें इस मैथमेटिकल फॉर्म से अगर देखो तो अगर आपका टाइम पीरियड ज़्यादा हुआ है तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी है, ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यही वजह है कि
जो आपके पास जो बॉल होगी वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर जाके गिरेगी। तो आज का आपका टॉपिक यहाँ तक ही कंप्लीट होता है। फिर इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।